Hello everybody, Namaskar, my name is Vikas Kumar. Welcome to my channel The Ethical Bureaucrat. We were covering World Geography के जो भी previous year question थे उसको हम लोग cover कर रहे थे राइट फ्रॉम 2011 से 2024. ठीक है, आपको अगर PDF चाहिए इस लेक्चर का तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. अभी तक हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये लास्ट वीडियो में हम लोग 1, 2, 3, 4 चैप्टर को कवर कर लिए थे राइट. इस लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू कवर 5, 6 एंड 7th, 5th, 6th एंड 7th चैप्टर, जिसमें कि ये जो वर्ल्ड मैप वाला चैप्टर है इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2024 के सारे वर्ल्ड मैप वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं. इवन मैप भी इंक्लूडेड है. ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, ये वर्ल्ड मैप्स के क्वेश्चन आप देख लो. इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बस एक चीज़ बचता है कि PT 365 में कुछ लोकेशंस रहेंगे. वही लोकेशंस से वही लोकेशन को हमको रटना है बहुत अच्छे तरीके से. हमारा काम बन जाएगा. वो कोई भी 10 घंटा 12 घंटे का मैराथन लेक्चर नहीं देखना है वर्ल्ड मैप का. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, चैप्टर 5 वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन. देखो ये चैप्टर में ना हम लोग कुछ क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे मान लो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हो गया, स्टेपी क्लाइमेट हो गया, चाइना टाइप हो गया, सूडान टाइप, मॉनसूनल टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप. ये चैप्टर के क्वेश्चन जो है ना इसमें हमको हर क्लाइमेट टाइप जिसका भी अभी हम नाम लिए, जैसे ब्रिटिश टाइप, चाइना टाइप है ना, इस तरीके का, इसमें हम लोग को हर टाइप के लिए ना कुछ कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है. जहां आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं किस तरीके के कीवर्ड्स का बात कर रहा हूँ. ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन 95 to 97% टाइम जो है वो सिर्फ ये कीवर्ड के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा. तो हर क्लाइमेट टाइप को लेके एक दो कीवर्ड दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा. ठीक है, चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2024 का ये क्वेश्चन है. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि द रेड सी, एक सेकेंड, रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम एनी रिवर, फ्रॉम रिवर्स. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. सो दोनों सही है. आंसर इज बोथ 1 and 2. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2024 का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपके सामने है. ठीक, अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है. अगर मान लो कि थोड़ा बहुत, जैसे अब ये रेड सी तो इंपॉर्टेंट है ना, ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है ना, कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो ये सब जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है उस हम लोग क्या पढ़ के जा रहे हैं? हम लोग सिर्फ सराउंडिंग कंट्रीज पढ़ के जा रहे हैं. उसके साथ साथ हम लोगों को थोड़ा बहुत फीचर्स भी उसका देख लेना है. ठीक है, काम भर फीचर्स आराम से, मतलब ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. तो रेड सी जो है दिस इज लोकेटेड इन एन एरिड रीजन एंड दिस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. एंड जहाँ तक ये सेकेंड पॉइंट का बात था कि कोई भी वाटर इसमें रेड सी में इंटर नहीं होता है नदियों से. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रेड सी हैज़ नो मेजर रिवर फ्लोइंग इनटू इट. सराउंडिंग लैंड जो है वो मोस्टली डेजर्ट है. एंड वो तो यहाँ से भी पता चल रहा था कि रेड सी इज लोकेटेड इन अ एरिड रीजन. दोनों सही है. ये हो गया रेड सी हमारा. एंड अगर कंट्रीज देखें जो सराउंड कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया, यमन, डिजिबुती, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट. ठीक है, एंड दिमाग में रख लो बहुत अच्छे से, जॉर्डन रेड सी को नहीं बॉर्डर करता है, सीरिया रेड सी को बॉर्डर नहीं करता. अगर रेड सी के रिगार्डिंग अगर मान लो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे जॉर्डन सीरिया देगा, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नहीं करता है. एंड जो करता है उसको याद कर लेना है बहुत अच्छे से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2024. एंड देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, अभी मतलब बाहर बैठ के लोग मतलब बहुत लॉजिक देंगे इसके बारे में कि ये पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट हो सकता है. ठीक है, जैसे एक लॉजिक हम भी बेकार सा लॉजिक अभी देंगे आपको. लेकिन ये बात समझो, क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ के ये क्वेश्चन टफ है सॉल्व करना. ठीक है, घर में बैठ के मतलब बहुत आसान लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ये टफ क्वेश्चन है. नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन थोड़ी छोड़ रहे हैं. अब ये सब क्वेश्चन रिस्क लेने वाला बात हो जाता है. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 24 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel and the possible destruction of which can exert detrimental effects on the global climate. तो सिर्फ इतना भी पता होता है ना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ पे है, तो आंसर पता हो जाता. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कॉन्गो बेसिन. अच्छा,
कॉन्गो बेसिन पहले तो पूछा है ना कि कॉन्गो बेसिन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन कौन सा नहीं आता। हम लोग पढ़े थे कैमरून, अच्छा पढ़ेंगे अभी कैमरून, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पहले भी पूछा है कॉन्गो बेसिन के रिगार्डिंग, तो थोड़ा बहुत हमारा काम बनता था कि कॉन्गो बेसिन के बारे में थोड़ा सा बेसिक कुछ पढ़ ले। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कोई ज़रूरी था क्या कि अगर आप कॉन्गो बेसिन प्रीवियस ईयर में पूछा है आप उसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ते तो ये स्टेटमेंट आपको मिलता ही मिलता? एकदम नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ना ये बात। तो यही हम फालतू लॉजिक का बात कर रहे थे कि कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग को लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर में पूछा है तो कुछ पढ़ लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जाओ वही एग्जाम में पूछें। एंड एक बात बताओ, अगर कोई ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो क्यों अमेजॉन, किकोरी बेसिन ये सब क्यों नहीं टिक करेगा कोई? क्योंकि यहाँ पे भी तो पिटलैंड है। रियो डी ला प्लाटा बेसिन नहीं पता है अगर लोगों को, तो क्यों इसको डी सही क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन में तुक्काबाजी नहीं करना है एग्जाम में। नाउ एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहला, कोंगो बेसिन इज होम टू क्यूवेटे सेंट्रले पीटलैंड, यही वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। पीटलैंड क्या होता है? तो एक ऐसा वेटलैंड का टाइप है जहाँ पे डेड प्लांट मोस्टली मॉसेस बिल्ड ओवर टाइम बिकॉज दे डोंट फुली डिकम्पोज इन द वाटर लॉक्ड कंडीशन एंड ऑक्सीजन पुअर कंडीशन। दिस क्रिएट अ थिक स्पॉन्जी लेयर ऑफ पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको पीट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एंड वही जो पीट जहाँ जमा हो रहा है उसको पीटलैंड कहा जा रहा है। अमेजोन बेसिन में भी तो पिटलैंड है लेकिन वो कॉन्गो जितना एक्सटेंसिव नहीं है। किकोरी बेसिन कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी में है। यहाँ पे भी कुछ पिटलैंड्स हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं। एंड रियो डीला प्लाटा बेसिन जो है, दिस इज नॉट नोन फॉर सिग्निफिकेंट पिटलैंड। आंसर कॉन्गो बेसिन होगा इसका। 2 बार कॉन्गो बेसिन यूपीएससी में पूछ चुका है। नाउ 2015 का क्वेश्चन है, कह रहा है अरुणाचल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द above states do tropical wet evergreen forest occur। अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, सबको पता होता है। जब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हिमाचल प्रदेश में तो किस तरीके का एल्पाइन फॉरेस्ट हो रहा है, टेम्परेट फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, इस तरीके का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है ना। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ कहाँ मिलेगा? एकदम नहीं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो सकता है क्योंकि दोनों क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। एंड हम लोग को पता है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ भी होता है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट में भी वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये हम लोग को रटा हुआ है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा है। तो हम लोग को पता है कि 1 और 3 तो पक्का होगा। 2 के बारे में कन्फ्यूजन, तो 2 हमको पता है कि 2 में क्या होता है, एल्पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2 तो नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 3 सी। तो हिमाचल, दिस इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन, characterized by most temperate and alpine forest rather than tropical wet evergreen forest। Tropical wet evergreen forest के कुछ characteristic देखें तो these are found in western slope of the western घाट, hills of north eastern region जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। They are found in warm and humid areas with annual precipitation of over 200 centimeter and mean annual temperature above 22 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी जो ट्रिक वगैरह का बात कर रहे थे वो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। ये 2015 का क्वेश्चन है। मेरे से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ईच डे इज मोर और लेस द सेम, हर दिन कम और ज़्यादा सेम है, बराबर है। द मॉर्निंग इज क्लियर and bright with a sea breeze. As sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over। ठीक, सिंपल सा पहला स्टेटमेंट देखो, each day is more or less same, हर दिन कम और ज़्यादा बराबर ही है ना, बराबर ही है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी का बात हो रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं। एंड दिस यूनिफॉर्मिटी इज अ कीवर्ड फॉर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। दिस इज द कीवर्ड फॉर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। बाकी अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ से पता चल रहा है आंसर बी होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, राइट। सो ये हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे
इस लाइन से हमको इतना तो पता चल रहा है ना। अब ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी तो नहीं लिखेगा, थोड़ा दिमाग में चला सकते हैं। एंड अगर ये भी देख रहे हैं कि हर दिन वही हो रहा है, बारिश हो रहा है, थंडर लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है, तो भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट तो दिमाग में आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है, अगर इससे इतना हम लोग डेसिफर कर लिए कि ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी का बात कर रहा है, एंड यूनिफॉर्मिटी इज अ कीवर्ड फॉर द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, आंसर मिल गया होता। नाउ wet equatorial climate, this is characterized by consistently high temperature around 33 डिग्री सेल्सियस with plentiful precipitation 150 से 1000 सेंटीमीटर on most afternoon, heavy cloud cover and high humidity with very little annual temperature variation, आंसर बी हो जाएगा। Now question number 5, the seasonal reversal of wind is the typical characteristic of, ये तो सिंपल है ना, आपको कहाँ पे मतलब रिवर्सल ऑफ विंड दिखता है, जैसे सीजन बदलता है तो विंड का रिवर्सल आपको दिखता है, बताओ आप। एंड दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड, लेकिन ठीक है ये कीवर्ड अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी ये कीवर्ड नहीं भी पता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो भी हम लोग मतलब आंसर आराम से मतलब बता सकते, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ है ना। दिस इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि देखो जब समर होता है तो इधर लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर, मोमेंट कैसा होगा विंड का, ऐसे। जब विंटर होगा तो यहाँ हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, मोमेंट ऑफ विंड ये। तो हो क्या रहा है, रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है एज पर सीजन, सीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से रिवर्सल हो गया। सीजन समर था तो ऐसे मूव हो रहा था, विंटर है तो ऐसे मूव हो रहा है, ठीक। एंड दिस इज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट, दिस इज द मॉनसून क्लाइमेट, राइट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following leaf modification occurs in desert area to inhibit the water loss? क्या हो रहा है डेजर्ट एरिया में, आपको कुछ पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, उसमें लीफ का मॉडिफिकेशन हो रहा है ताकि वाटर लॉस कम हो। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी कम है, वाटर लॉस अगर ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन के थ्रू तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, पेड़ को। तो क्या हो रहा है, उसके कारण वाटर लॉस ना हो इसके लिए लीफ मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो किस तरीके का लीफ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? पहला बोल रहा है हार्ड एंड वैक्सी लीफ, एकदम सही, हार्ड एंड वैक्सी लीफ आपको देखने को मिलता है। वैक्सी लीफ होगा, अगर वैक्स कोटिंग होगा ना लीव्स पे तो दिस विल प्रिवेंट लॉस थ्रू इवापोरेशन। टाइनी लीव्स और नो लीव्स, छोटे लीव्स होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी नहीं लॉस होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व हो जाएगा। थॉर्न्स होगा इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्तों की जगह पे क्या होगा, कांटा होगा, ठीक है। तो ये भी ताकि पानी को बचाया जा सके, पानी का लॉस नहीं हो। तो ये तीनों होगा, आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। चलो देखो, सो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स अगर है तो वैक्स कोटिंग ऑन लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू इवापोरेशन। टाइनी लीव्स और नो लीव्स है तो सो दैट दे कैन कंजर्व द वाटर। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स है तो दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। एक अलग से पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो कि फोटोसिंथेसिस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम्स। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ thick waxy layer which helps to retain water. Also, most of the desert plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water. अब अगर वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन में कि जो डेजर्ट के प्लांट है उसके रूट्स बहुत डीप हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी नीचे है ना, तो वो पानी खोजने के चक्कर में बहुत लंबा लंबा रूट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, अगर मान लो कभी देखो तो दिमाग में रखना है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। तो ये नोमैडिक हर्डर, दिस इज द कीवर्ड फॉर स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है। बस अगर इतना भी देख लिए तुरंत दिमाग में आना चाहिए स्टेपी क्लाइमेट, सेंट्रल एशियन स्टेपी, आंसर खत्म। सो क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल कम होता है, एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, हुआ करते थे यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स। हमको कीवर्ड पता याद कर रहे थे ना हम लोग, तो कीवर्ड याद कर लेंगे, ठीक। आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशियन स्टेपी, ठीक है। ये जो है वो बेस्ट कौन से रीजन को डिस्क्राइब कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेपी को। चलो देखो यहाँ पे ये जो नोमैडिक हर्डर है, दिस इज द कीवर्ड फॉर स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, देखो यहाँ पे है ना, विथ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइट, रेनफॉल स्कैंटी होता है, लाइट होता है। द मिड लैटिट्यूड सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड वेयर वंस होम टू पैस्टोरल नोमैड्स, जैसे कि किर्गिज, कजाक, कलमुक्स एंड मंगोल्स। तो अगले बार ये नाम दे के ही पूछेगा, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको पता है कि नोमैडिक हर्डर इज द कीवर्ड फॉर स्टेपी क्लाइमेट, मेरा आंसर तैयार रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देखो एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए एक हम लोग वो रटे थे ना, यूनिफॉर्मिटी कीवर्ड रटे थे। जब डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे ना ये वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, तब मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम याद करवा देंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला एक कीवर्ड तो हम लोग ये पढ़े थे। अभी कुछ इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को लेके कुछ और कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोज सेट ट्रीज विथ क्राउन्स forming a continuous canopy. This canopy is a keyword for equatorial forest. Second statement, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, coexistence of large number of species, आपको large number of species दिखेगा, this is also the keyword for equatorial forest या equatorial climate, ये भी सही है। Presence of numerous varieties of epiphytes, epiphytes क्या है? ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, लेकिन दूसरे प्लांट या दूसरे किसी स्ट्रक्चर पे वो ग्रो करेगा, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रक्चर का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, वो यहाँ से इस मान लो इस पौधे पे वो ग्रो कर रहा है, तो इससे वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एटमॉस्फेयर सॉइल वहाँ जहाँ से उसको लेना है ले, लेकिन वो ये जो जिस स्ट्रक्चर पे एपिफाइट ग्रो कर रहा है उस पे सिर्फ सपोर्ट के लिए है वो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बहुत सारा एपिफाइट्स देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो द कीवर्ड फॉर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल हॉट वेट क्लाइमेट। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स देखो, जैसे कैनोपी बोले हम, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, एपिफाइट्स, ये सब जहाँ देखेंगे ना दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कैनोपी इसका बात हो रहा था। एपिफाइट भी देख लिए कि कोई भी प्लांट जो ग्रो करता है किसी दूसरे प्लांट या ऑब्जेक्ट में मियरली फॉर द फिजिकल सपोर्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the characteristic climate of tropical savanna region। अच्छा, अब देखो जब ये ट्रॉपिकल सवाना रीजन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड को याद करेंगे, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन। माने अल्टरनेटली आपको एक बार ड्राई सीजन देखने को मिलेगा, एक बार वेट सीजन देखने को मिलेगा। अब इसमें से, ठीक है, आप ये कीवर्ड एक तो ध्यान करोगे ही करोगे। अब इसमें से कौन सा है वो, तो देखो यही, अ डेफिनेट ड्राई एंड अ वेट सीजन आपको देखने को मिलता है, एंड दिस इज द कीवर्ड फॉर द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ठीक है, सही है। हमसे यही पूछ रहा था कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन इज द कीवर्ड फॉर दिस ट्रॉपिकल सवाना रीजन, राइट। चलो आंसर डी हो गया। अच्छा, ये बोल रहा था रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हम लोग पढ़े ना, रेनफॉल हमेशा थ्रू आउट द ईयर कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में भी आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। तो ये सवाना वाला तो नहीं बात होगा, ठीक। देखो ट्रॉपिकल सवाना इसका बात हो रहा है, ठीक है, तो रेनफॉल थ्रू आउट यहाँ तो नहीं हो सकता है, क्लियर है बात। रेनफॉल थ्रू आउट कहाँ, इक्वेटर के पास होगा। नाउ रेनफॉल इन विंटर ओनली, देखो दिस इज द कीवर्ड फॉर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, दिस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए कीवर्ड है ये, ठीक है। तो ये अगर देख रहे हैं तो तुरंत दिमाग में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना, मतलब बहुत आसान तरीके से ये वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत कुछ रटने वटने का जरूरत नहीं है, ठीक। एंड फिर ये डी में है अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। हम पहले ही बताएं कि हम लोग जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन के लिए कीवर्ड पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन। दिस इज द कीवर्ड फॉर ट्रॉपिकल सवाना रीजन। यहाँ बोल रहा है डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, आंसर हो गया डी हमारा, ठीक। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, क्वेश्चन नंबर 10, 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट कुड बी द मेन रीजन या रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, ठीक। तो अफ्रीकन या यूरेशियन में आपको डेजर्ट बेल्ट्स दिखते हैं, तो उसकी रीजंस पूछ रहे हैं आपसे कि रीजन क्या हो सकता है। डेजर्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल जो है वो बहुत कम है, बहुत लेस है, राइट, यही होना चाहिए। तो बस ये चीज़ को दिमाग में रख के सोचो। देखो इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल, हाई प्रेशर सेल, हाई प्रेशर मतलब क्या हो रहा होगा, डिसेंड कर रहा होगा, डिसेंड कर रहा होगा तो अपलिफ्ट तो हो नहीं रहा है, अपलिफ्ट नहीं हो रहा है तो कहाँ से क्लाउड वगैरह फॉर्म होगा, बारिश नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा, खुद से सोच के बताना है ना, 100% सही है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। अरे भाई
वार्म ओशन करंट के इन्फ्लुएंस में होता अगर, तो वार्म ओशन क्या लेके आता वार्म ओशन करंट, बताओ? गर्म पानी, ठीक, एरिया गर्म होता, हवा गर्म होता, ठीक, एसेंड होता, क्लाउड बनता, क्लाउड के बाद बारिश होता तो डिजर्ट कहाँ रहता? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर क्या होगा? वन ओनली, राइट? समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा कुछ नहीं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बेसिस पे भी जा सकता है ना कि ये हाई, एक सेकेंड, जैसे पहला तो डेजर्ट का मतलब लेस प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, हाई जहाँ लिख रहा है तो हाई का मतलब डिसेंड होगा, तो डेजर्ट फॉर्म हो सकता है। वार्म बोल रहा है ना, तो वार्म मतलब क्या? लो प्रेशर है तो रेनफॉल तो क्रिएट होगा ही, रेनफॉल तो होगा ही होगा। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यूरेशियन प्लेट इज रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू कोल्ड करंट, ना कि वार्म करंट। तो उस लॉजिक से, मतलब उस एंगल से भी अगर देखेंगे तो भी ये स्टेटमेंट गलत है, एंड ये वार्म लिखा है उससे तो गलत ही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वन ओनली, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें कुछ मतलब 3 क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन 1, 2023 का ये क्वेश्चन है, एंड दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ये आज भी लोग को पता नहीं है कि सही आंसर क्या है। यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के बाद भी लोग को पता नहीं है कि सही आंसर क्या है। हम बताते हैं कैसे। सबसे पहला बोल रहा है, 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया is more in India as compared to China. This statement is wrong. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. This statement is also correct. तो आंसर क्या होगा? वन ओनली, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। यूपीएससी का ये ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। अब बात को समझो, बात को अच्छे से समझो। देखो, यूपीएससी तो बोल दिया कि आंसर क्या होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ए, वन ओनली। अब कौन सा वन ओनली, ये पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है, पता ही नहीं है। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इसको सही मान रहा है, वन को सही मान रहा है, टू को गलत मान रहा है, थ्री को गलत मान रहा है, ठीक। तो ओनली वन, इसमें से सिर्फ एक सही है, तो इसके हिसाब से कौन सा सही हुआ? सिर्फ ओनली वन वाला। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट वर्ल्ड बैंक एंड एफएओ का स्टैटिस्टिक्स सामने रख के बता रहे हैं कि स्टेटमेंट वन जो है ना वो गलत है, स्टेटमेंट टू सही है, ठीक है, एंड थ्री भी गलत है। टू, सिर्फ टू सही है, टू सही है तो फिर कौन सा सही होगा? सो ओनली टू, मतलब ये भी तो ओनली वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कुछ लोग इसको टू को सही मान रहे थे, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड इसको वन को गलत मान रहे थे। एंड वो लोग जो डेटा वगैरह पेश कर रहे थे वो वर्ल्ड बैंक एफएओ का स्टैटिस्टिक्स था, ठीक। कुछ का कहना है कि वन एंड टू दोनों सही है, ठीक। तो आंसर तो बी होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि यूपीएससी तो आंसर दे ही चुका है कि हाँ वन का वन ओनली वन, दैट इज ए इज द आंसर, तो ऑब्वियसली इसमें से कोई एक ही सही होगा। ज़्यादातर लोग इसको सही बोल रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट इसको सही बोल रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक एंड एफएओ के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है, ठीक। मेरा मिला जुला के कंक्लूजन सिर्फ ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन में माथापच्ची नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन से कुछ नहीं होने जा रहा है, ये सबका गलत होगा। और अगर किसी का तुक्केबाजी में सही भी हुआ है ना, तो दे डोंट हैव द सफिशिएंट मतलब एक्सप्लेनेशन आज भी कि हाँ ठीक है वो कौन सा लॉजिक लगा के सॉल्व किए, या फिर मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल सा बात है कि इस तरीके के क्वेश्चन के हिसाब से आपका तैयारी मतलब इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने तैयारी को किस डायरेक्शन में किस तरीके से करना है वो इस तरीके का क्वेश्चन एकदम नहीं डिसाइड करेगा। महाफालतू महाबकवास टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। चाइना के पास अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन हेक्टेयर्स है, इंडिया के पास 156 मिलियन हेक्टेयर्स है। आंसर सही है। अब ये भी डेटा मतलब आपको नेट में बहुत सारा मतलब अलग अलग डेटा दिखेगा। ये जस्ट एक आपको मतलब इस क्वेश्चन को ना कम्प्लीटली इग्नोर ही करना है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है एंड मुझे ये बताना है कि मतलब कभी कभी बहुत मैंने फालतू क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर किसी को पता नहीं है, क्योंकि 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर 10 अलग अलग आंसर दे रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा उस तरीके के क्वेश्चन का, ठीक। एंड इस क्वेश्चन के पीछे भागना भी नहीं, इग्नोर करो। दूसरा बोल रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। इंडिया में 30% ऑफ ऑल क्रॉपलैंड इरिगेट होता है, चाइना में 52% होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया में ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है कंपेयर टू चाइना। यहाँ तो उल्टा हमको डेटा के हिसाब से दिख रहा है। बोल रहा है एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। एवरेज प्रोडक्टिविटी इंडियन एग्रीकल्चर का हायर है चाइना के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्रॉप इल्ड पर हेक्टेयर। ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, कि इंडियन एग्रीकल्चर का एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे हो सकता है चाइना के रेस्पेक्ट में, तो ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर कि ये था। अब यूपीएससी ये तो बताता नहीं है कि 1 2 3 में कौन सा सही है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो हम बताएं आपको कि स्टेटमेंट 2 सही है एंड स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। दिस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड दे हैव कोटेड वर्ल्ड बैंक एफएओ का स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो इग्नोर करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle. This is produced by DRC Democratic Republic of Congo. जो Democratic Republic of Congo है, this accounts for more than 50% of the world's total cobalt reserve and this also accounts for about 75% of global production. तो जितना total global cobalt reserve है उसका 50% से ज़्यादा आपको DRC में देखने को मिलता है, ठीक। एंड प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, ये तो रिजर्व का बात हो गया ना, एंड प्रोडक्शन जितना हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 75% यहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन था। सो अकाउंट फॉर मोर देन 50% एंड 75%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2012 का ये क्वेश्चन है। अब तो नहीं पूछता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, अगले बार भी पूछे तो दिमाग में रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके स्टेजेस अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आराम से हो जाएगा। सबसे पहला स्टेज में क्या होता था, स्टेज 1 में क्या हो रहा था, हाई बर्थ रेट था एंड हाई डेथ रेट था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे थे। दूसरे बार क्या हुआ, दूसरे स्टेज में हाई बर्थ रेट तो ज़्यादा ही रहा लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हो गया क्योंकि मेडिसिन फैसिलिटी ये सारा कुछ आने लगा। फिर तीसरा, एजुकेशन वगैरह ये सारा कुछ बढ़ा, जागरूकता बढ़ा, लड़कियां अवेयर हुई, ठीक है, अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड ऑल। तो उस वक्त क्या हो गया, लो बर्थ रेट भी हुआ एंड लो डेथ रेट भी हुआ, ठीक। ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था, ये स्टेज 3 था। मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। तो यहाँ हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, दिस इज ये सबसे पहले होगा 1। फिर हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, ये 2 होगा एंड फिर लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, ये 3 होगा। तो क्या होना चाहिए आंसर, हमारा आंसर होना चाहिए 2 3 1, 2 3 1, ये होगा आंसर हमारा, ठीक है, 2 3 1, ठीक है। सबसे पहले हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, फिर हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, फिर लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, ठीक है। तो समझो बात, ये तो हम बता ही दिए आपको, ठीक। अब ये फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टिन नाम के जो व्यक्ति थे, इन हिज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मेंशन करते हैं कि ऑल कंट्री पासेस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच इज accompanied by industrialization and economic development. This is stage 1, this is stage 2, this is stage 3. यहाँ पे कैसा हिसाब किताब है, पुअर हेल्थ है, पुअर हेल्थ केयर, चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, नो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल, है ना। तो उससे होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डेथ भी तो हो रहा है, हाई डेथ रेट भी तो है, लोग मर रहे ज़्यादा, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ के कारण थोड़ा सा हॉस्पिटल्स वगैरह बढ़ता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर इम्प्रूव होता है। तो उस केस में क्या होगा, डेथ रेट तो कम होगा लेकिन अभी भी उस लेवल पे जागरूकता नहीं है ना, ठीक है। तो बर्थ रेट जो है वो अभी भी ज़्यादा का ज़्यादा ही रहेगा, ठीक। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर स्टेज 1 में बात करें तो हाई बर्थ रेट है, हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा, स्लो होगा। पॉपुलेशन ग्रो तो करेगा लेकिन स्लोली करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ रेट कम हो गया, मतलब अब लोग कम मर रहे हैं लेकिन बर्थ रेट वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो तो ज़्यादा है, ये भले कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब तो पॉपुलेशन बढ़ ही गया अच्छा खासा, समझ में आ रहा है। एंड फाइनली थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि
अब जागरूकता वगैरह आ गया है, पीपल नीड फीवर चिल्ड्रन, गर्ल्स एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, कंट्रासेप्टिव अवेलेबल हो गया है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं एंड डेथ रेट भी लो डेथ रेट, क्योंकि मेडिसिन, हेल्थ केयर, ये सारा कुछ इंप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C231। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जो कि है वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से दो कंट्री के बीच में है पूरे वर्ल्ड में? तो आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था ना, आंसर इसका होगा कनाडा एंड यूएसए। ये जो है ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड में, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 8891 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम लोग क्या रट के जा रहे हैं, हम लोग रट के जा रहे हैं वो लेक्स, वो रिवर, सारा कुछ। क्वेश्चन कितना आसान सा पूछा है, राइट? अच्छा, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो अप्रॉक्सीमेटली 3488 किलोमीटर है, तो इससे तो बहुत छोटा हो गया ये, है ना, कनाडा यूएसए से। एंड ये हिमालयन रीजन के अक्रॉस है ये चाइना इंडिया वाला बॉर्डर, इसी को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। देखो, चिले एंड अर्जेंटीना एंड कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन के बीच में भी बड़ा अच्छा खासा बॉर्डर है। ठीक है, लंबा बॉर्डर, एक्सटेंसिव बॉर्डर है, लेकिन सबसे लंबा बॉर्डर का बात हो रहा है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर का बात हो रहा है, तो आंसर होगा कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि कनाडा यूएसए के बीच में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, अप्रॉक्सीमेटली 8891 किलोमीटर। एंड चिले एंड कजाकिस्तान के बीच में भी ठीक ठाक बॉर्डर है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। चाइना इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको LAC बोलते हैं। दिस रन्स अक्रॉस 3488 किलोमीटर अक्रॉस हिमालयन रीजन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। ये कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि नॉर्थ सी, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री हैव बॉर्डर विथ नॉर्थ सी? तो सबसे पहला फिनलैंड होगा क्या? नहीं। जर्मनी होगा, नॉर्वे होगा, रशिया नहीं होगा। तो कौन कौन सा आंसर है? 2 एंड 3। ठीक है, सो आंसर विल बी ओनली 2। ठीक है, पूछ रहा था ना कि नॉर्थ सी को कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर कर रहा है, तो कौन कौन सा कंट्री कर रहा है? ग्रेट ब्रिटेन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, बेल्जियम कर रहा है, नीदरलैंड कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, डेनमार्क कर रहा है एंड नॉर्वे कर रहा है। ठीक है, एक बार पूछ चुका है नॉर्थ सी, तो जब अगले एग्जाम के लिए 2025 के लिए या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब नॉर्थ सी पूछ रहा है, तो ये सारे कंट्री का नाम ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके लिए हैव रिटन दिस ऑल द थिंग हियर कि नॉर्थ सी को कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर कर रहा है, तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क एंड नॉर्वे। ये हो गया नॉर्थ सी, एंड ये सारा कुछ कंट्री हो गया जो हम लोग देख चुके हैं। रट लेना है इसको, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से रट लेना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? ये पहले भी पूछा है, ठीक है, पहले भी पूछा है ये कॉन्गो बेसिन के बारे में। ये 2023 में पूछा गया था। अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उस वक्त भी लोग हजारों कुछ पढ़ के गए, एंड जो मतलब छोटा छोटा चीज़ है ना जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, पूछ वही रहा है। तो अब एक बार पूछ चुका है, तो अब नॉर्थ सी कौन कौन से कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रहे हैं, ये अब एकदम अच्छे से ध्यान होना चाहिए, एंड इसीलिए हमने यहाँ भी लिखा है एंड मैप को भी इंक्लूड करा है। ठीक है, 2024 का ये था। 2023 पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कौन सा होगा? तो आंसर सिंपल है, आंसर कैमरून होगा। ठीक है, तो नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड युगांडा नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2023 का। सिंपल नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि लोग को पता ही नहीं है ना। अब कॉन्गो बेसिन एक बार पहले पूछा है, तो शायद उससे मतलब रेफरेंस निकाल के या आइडिया निकाल के लोग पढ़ सकते थे कॉन्गो बेसिन के बारे में। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में ये युगांडा बहुत क्लोज है, कॉन्गो बेसिन के आसपास पड़ता है, तो कन्फ्यूज़न होगा लोग को। साउथ सूडान भी आसपास पड़ता है। ठीक है, चलो एक बार पूछा है, सो हम लोग देख ही लेते हैं डिटेल में। तो कॉन्गो बेसिन का बात करें तो वही लिखा हुआ है कि कॉन्गो बेसिन क्या है? ये सेडिमेंट्री बेसिन है कॉन्गो रिवर का, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। ठीक है, तो कंट्रीज़ होली एंड पार्शियली जो कॉन्गो रीजन में आते हैं, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि नाइजीरिया हो गया, साउथ सूडान हो गया, ये देखो इधर नाइजीरिया हो गया, इधर साउथ सूडान हो गया, इधर युगांडा हो गया। ये तो ये तीनों जो है वो कॉन्गो बेसिन में नहीं लाई कर रहा, कॉन्गो बेसिन का पार्ट नहीं है।
जबकि ये कुछ कंट्रीज जो हैं वो कॉन्गो बेसिन में मतलब हल्का फुल्का पार्शियली बोल दो या कंप्लीटली बोल दो लाई करते हैं। ठीक है, कैमरून इसका आंसर था ना। तो अभी ध्यान करना है, बहुत अच्छे से रटना है, एंड साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखना है कि नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये 2023 का ये भी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉज इन न्यूज़, है ना, तो यूक्रेन के बारे में तो मतलब क्वेश्चन पूछना मतलब एकदम से जायज़ था। ठीक है, तो यूक्रेन किसको किसको बॉर्डर करता है? तो यूक्रेन बॉर्डर करता है पोलैंड को, बेलारूस को, रशिया को, रोमानिया को, मोल्दोवा को, हंगरी को एंड स्लोवाकिया को। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा कंट्री लैंड शेयर बॉर्डर कर रहा है यूक्रेन के साथ। बल्गेरिया होगा? नहीं। जेक रिपब्लिक? नहीं। हंगरी होगा? ठीक है, हंगरी होगा। नाउ लातविया होगा? एकदम नहीं। लिथुआनिया होगा? नहीं होगा। रोमानिया होगा? हाँ, रोमानिया भी होगा। ठीक है, तो आंसर 3 and 6 दैट इज ओनली 2। ठीक है, किसके बारे में पूछा? यूक्रेन के बारे में, अभी भी न्यूज़ में है, सो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सारा कुछ मैंने लिख दिया कि यूक्रेन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में आफ्टर रशिया, एंड कुछ कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को, तो यहाँ आप देख सकते हो पोलैंड हो गया, बेलारूस, रशिया, फिर रोमानिया, मोल्दोवा एंड स्लोवाकिया। ठीक है, ये सारा कुछ कंट्री हो गया। ठीक है, सारा मतलब दिमाग में रखना है अगले बार के लिए भी, कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहा है वो दिमाग में रखना ही रखना है। क्या करना है, सिंपल सा मतलब स्ट्रैटेजी है मैप के लिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है वो तो बहुत अच्छे से मतलब एकदम रट लेना है। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा, पीटी 365 में जो लोकेशंस दिए होंगे बस उतना पढ़ना है। हो क्या रहा है, हम लोग 4-4 घंटा 6-6 घंटे का मैराथन क्लास देख रहे हैं लोकेशन वाला, जिससे मतलब आप खुद बताओ, आप एक बार 2 बार देख लोगे तो क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? क्या आपको मतलब आप रट लोगे? एकदम नहीं ना। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा है ना उसको बहुत अच्छे से रट लो, बहुत अच्छे से रट लो, आपका एलिमिनेशन के थ्रू भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। एंड दूसरा, करंट में क्या चल रहा है तो उसके लिए पीटी 365 में जो भी लोकेशन है वो हम लोग देख लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे हैं रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज़, ये कुछ रीजन है जो न्यूज़ में मेंशन है, एंड इधर वो कौन से कंट्री में वो रीजन लाई करता है। ठीक है, तो एनाटोलिया, दिस इज इन टर्की, हाँ ये सही है। अम्हारा, दिस इज इन यूथियोपिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। काबो डेलगाडो, दिस इज इन स्पेन, नो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो कैपो डेलगाडो है ये मोजाम्बिक में है, राइट, मोजाम्बिक। अच्छा, एंड कैटालोनिया ये कहाँ है? ये तो इटली, ये भी गलत है। कैटालोनिया कहाँ होगा? स्पेन में होगा। एंड देखो ये कैटालोनिया जो है ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, तो वहाँ लोग को पता होगा कि स्पेन में है, तो ये तो 100% 4 वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सो कौन कौन सा सही है? 1 and 2, सर आंसर इज बी। ठीक है, तो देख लो, एनाटोलिया अम्हारा गलत हो गया, कैबो डेलगाडो मोजाम्बिक में, एंड कैटालोनिया स्पेन में। तो अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम यह है कि अगले बार फिर से यही क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 ऑप्शन यहाँ से उठाएगा। तो अब हमको दिमाग में एकदम बहुत अच्छे से बैठना चाहिए कि एनाटोलिया जो है वो टर्की में है, अम्हारा यूथियोपिया में है, कैबो डेलगाडो जो है ये मोजाम्बिक में है, एंड कैटालोनिया जो है ये स्पेन में है। ये पहले भी पूछा है, ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, ये कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि कौन कौन सा कंट्री जो है विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ यूक्रेन वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना, 2023 में। तो ठीक है, ये भी प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन था, अफगानिस्तान के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा कंट्री अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है। अजरबैजान करता है क्या? नहीं। किर्गिस्तान? नहीं। ताजिकिस्तान? हाँ करता है। तुर्कमेनिस्तान भी करता है, एंड उज्बेकिस्तान भी करता है। ठीक है, सो अगर अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? इंडिया के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, ईरान के साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है, उज्बेकिस्तान के साथ करता है, ताजिकिस्तान के साथ करता है, एंड फिर चाइना के साथ करता है। ठीक है बात यहाँ तक? अब ये मेरे पढ़ने से तो याद होगा नहीं,
तो होगा कैसे याद ऐसे होगा कि आपको ये पीपीटी जब दिया जाएगा, ये पीडीएफ, तो आप इसको बार बार देखो, समझो। जो प्रीवियस ईयर में पूछा है इससे बाहर मतलब नहीं जाना है आपको, ठीक है। एंड वो पीटी 365 पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। यहाँ कौन कौन सा सही है? 3, 4, 5। सो आंसर विल बी सी, 3, 4 एंड 5। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। दिस इज अफगानिस्तान, है ना। एंड यहाँ पे कौन कौन सा कंट्रीज को बॉर्डर कर रहा है? तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। वही सेम चीज़ आई हैव रिटन है। क्लियर है? याद कर लेना है, बात दिमाग में रखिए बात को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? द टर्म लेवांट often heard in the news roughly correspond to which of the following reason? ये 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका सिंपल आंसर होगा द रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर के पास जो रीजन है उसी को लेवांट कहा जाता है, ठीक है। ये देखो, दिस इज द रीजन, राइट। एक सेकेंड, दिस इज द रीजन, लेवांट, ठीक है। सो लेवांट इज अ रीजन इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन दैट इंक्लूड्स इराक, सीरिया, लेबनन, सिप्रस, टर्की, इजराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये सारा कुछ नहीं देके सिंपल सा अगर आपको बात ध्यान होता कि ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास का एरिया है तो उसको लेवांट कहा जा रहा है, ठीक। अच्छा, डी ऑप्शन देखो, यहाँ बोल रहा है एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नहीं। कौन सा? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर के पास जो रीजन लाई करता है उसको लेवांट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एंटायर कोस्टल एरिया को नहीं कहा जाता है, ठीक है। आंसर 7 का ए ध्यान रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट? 2022 का ये क्वेश्चन है। एंड ये सब क्वेश्चन ना टफ है, ये सब क्वेश्चन पे मतलब आप इतना वो मत करो कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता होगा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है एंड ये सबके लिए टफ है। जैसे लेक विक्टोरिया बड़ा है लेक, सबको मतलब पता होता है। वोल्टा के बारे में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओगुटा एंड ये फेग्यूबाइन कहाँ कोई पढ़ता है इसके बारे में, ठीक है। तो टफ है, मतलब आपको रिस्क लेना है तो आप BC में लेते, ठीक है। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेक फेग्यूबाइन। ये हिस्टोरिकली वन ऑफ द मालीज मोस्ट फर्टाइल एरिया था ये, ठीक है। लेक फेग्यूबाइन, ठीक। ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है एंड दिस हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट, राइट। वही सेम चीज़ कि लेक फ्यूगाइन जो है हिस्टोरिकली वन ऑफ द मालीज मोस्ट फर्टाइल एरिया था ये, लेकिन अभी कैसा हो गया? ड्राई एंड डेजर्ट बन चुका है, ठीक है। नाउ माली में है ये लेक। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कुछ सी के नाम दिए हुए हैं इस साइड, ठीक है। एंड इधर आपको कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो एक एक करके देखते हैं। इधर सी है, इधर कंट्री है, अब देख के बताना है हमको कौन कौन सा सही है। तो एड्रिएटिक सी अल्बेनिया, दिस इज करेक्ट। ब्लैक सी इन क्रोएशिया, दिस इज रॉन्ग। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, दिस इज करेक्ट। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेड सी सीरिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा? 1, 3 एंड 4। 1, 3, 4 कहाँ है? बी में। सो आंसर इज बी, 1, 3 एंड 4। अब बात को समझो, देखो 3, 4 अगर मेन मतलब हम लोग अगर पूछे किसी से भी, आपसे ही अगर पूछते हैं कि आपको 3, 4 इंपॉर्टेंट सीज के आप नाम याद करके जाओ, तो आप किसके किसके नाम याद करके जाओगे? मेडिटेरेनियन के। ये तो इसलिए भी क्योंकि ये बहुत बार पूछा है, ये आपको रटना ही है। टोटल 21 कंट्रीज़ हैं जो कि इससे कोस्ट लाइन शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो ये आपको रटना ही रटना है। तो पहला आप बोलोगे कि हाँ ठीक है मेडिटेरेनियन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? तो कैस्पियन सी, उसके बाद आप ब्लैक सी रट लोगे, उसके बाद आप रेड सी, है ना। रेड सी तो सिंपल सा है, तो ये 4, 5 तो कम से कम हम लोग रट के जाएंगे। अगर हमको रेड सी के बारे में पता होता कि सीरिया, जॉर्डन ये सब उसको बॉर्डर नहीं करता है रेड सी को, ठीक है, तो हम 5 जिसमें भी होता वो तो मेरा गलत हो जाता। तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। अगर हमको मान लो कैस्पियन या ब्लैक सी पता होता, ठीक है, तो क्या आप देखो ब्लैक सी जैसे हमको पता है कि क्रोएशिया उसमें नहीं आएगा, ठीक है, ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी अगर क्रोएशिया नहीं आएगा तो क्या मेरा 2 गलत नहीं होगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन से देखो, अभी अगर बोलने पे आप लोग क्या मतलब इसका मतलब निकालोगे कि हाँ अभी यहाँ आंसर आपको पता है तो आप इसलिए नहीं, आपको बात समझना होगा
कि यूपीएससी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है, आप खुद मतलब ये चीज़ रियलाइज करोगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि यूपीएससी जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें कुछ कुछ सी के मतलब ऐसे सी है ना जो नॉर्मल है, जो बच्चा रट के जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो बार बार वही बात है ना, मतलब हम जो बोल रहे हैं जैसे मेडिटेरेनियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, रेड सी हो गया, फिर ब्लैक सी हो गया। अब ये सब मतलब रट लो ना, इसमें नहीं कन्फ्यूज़न होना है, ठीक है। अगर ये सब पता होता तो क्या ये आंसर मतलब आराम से हम लोग इस आंसर पे पहुंच पाते कि नहीं। हमको नहीं पता है, मान लो एड्रियाटिक सी नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ को दिमाग में रख के मैंने मतलब एक जगह यहाँ आपके लिए पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दिया है, राइट। जैसे एड्रियाटिक सी अब एक बार पूछा है तो रटना है तो रट लो, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी के बारे में अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ, एड्रियाटिक सी के बारे में बात करें तो दिस एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन इटालियन पेनिनसुला एंड बाल्कन पेनिनसुला। कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, तो अल्बेनिया, क्रोएशिया, यही ठीक है, अल्बेनिया था एड्रियाटिक सी में, ठीक है। तो अल्बेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इटली, स्लोवेनिया, मॉन्टेनेग्रो शेयर बॉर्डर विथ एड्रियाटिक सी, ठीक। ब्लैक सी के बारे में अगर बात करते हैं तो लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, 6 कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन, यूक्रेन नॉर्थ में, रशिया एंड जॉर्जिया ईस्ट में, टर्की साउथ में, बल्गेरिया एंड रोमानिया वेस्ट में। कैस्पियन सी के बारे में बात करें तो दिस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। बॉर्डरिंग स्टेट्स अगर देखें तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। मेडिटेरेनियन सी के बारे में अगर बात करते हैं तो दिस इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल सी प्लेस बिटवीन वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। 21 कंट्री टोटल बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये मतलब जो है वो 21 कंट्री हैं ये, ठीक है। रेड सी के बारे में अगर बात करते हैं तो दिस इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। 6 कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड डिजिबूती, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी है जिसमें ये 6 कंट्री जो है ना, ये सॉरी 21 कंट्री मतलब कोस्ट लाइन शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना है कि जो एड्रियाटिक सी के साथ ये कुछ कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रहे थे ना, वो सारे के सारे मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे अल्बेनिया यहाँ भी है, अल्बेनिया यहाँ भी है, क्रोएशिया यहाँ है, यहाँ है, बोस्निया हर्जेगोविना यहाँ है तो बोस्निया हर्जेगोविना यहाँ पे भी है, इटली यहाँ है तो इटली यहाँ है, मॉन्टेनेग्रो यहाँ है, मॉन्टेनेग्रो यहाँ है, स्लोवेनिया यहाँ है, स्लोवेनिया यहाँ है, ठीक है। मेडिटेरेनियन के बारे में एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, ये सारा जो है ना मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा मेडिटेरेनियन के साथ जॉर्डन, इराक इसका नाम देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो बहुत सारा खिचड़ी हो गया, तो दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में याद रखना है ब्लैक सी कौन कौन से कंट्री, तो 6 कंट्री हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। मेडिटेरेनियन सी ये कैसे भी आपको दिमाग में रखना है, ये 21 कंट्री का नाम। रेड सी का बात करें तो 6 कंट्री जो है सिंपल सिंपल है, ध्यान कर लेना है। कैस्पियन सी भी वही अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। एड्रियाटिक सी तो वही इसी में आ जाएगा, ध्यान ही रहेगा, ठीक है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इधर इस साइड कुछ रीजंस दिए हुए हैं जो कि न्यूज़ में थे, 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड मैप में कौन से कंट्री में लाई करता है। जैसे कैटालोनिया पहले भी पूछा है ना, मतलब 2018 में एक बार पूछा एंड फिर अभी रिसेंटली 22 में भी पूछा था। तो कैटालोनिया जो है दिस इज इन स्पेन, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं तो ये सही होगा। क्रीमिया हंगरी, नहीं ये हमको पता है ना, क्रीमिया तो मतलब सिंपल सा ही है, पता है सबको कि यूक्रेन एंड फिर रशिया उसको कैप्चर कर लिया है। ये मिंडानाओ थर्ड जो है दिस इज इन फिलिपिन, ये सही है, ठीक है। फिर ये ओरोमिया दिस इज इन, ये कहाँ पे है ओरोमिया, दिस इज इन इथियोपिया, ये नाइजीरिया में नहीं है तो गलत हो गया ये बात, ठीक है। सही कौन कौन सा हुआ, 1 एंड 3, 1 एंड 3 कहाँ पे है, सी में, सो आंसर इज सी 1 एंड 3। अब दिमाग में बैठा लो इस बात को, फिर से बोल रहे हैं जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीज़न आया है उसको रट लेना है कि वो रीज़न कौन से जगह में है, ठीक है। यही सब यूज़ होके एक नया क्वेश्चन बनेगा। नाउ इसका सोल्यूशन एक बार फिर से डिटेल में देखते हैं। कैटालोनिया के बारे में अगर देखें, सो दिस इज अ ऑटोनोमस कम्युनिटी इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ स्पेन
इट इज़ स्पेन्स वेल्दिएस्ट रीजन। ये 4 प्रोविंस से मिलके कैटेलोनिया बनता है, जैसे कि बार्सिलोना, गिरोना, लेडा एंड टेरागोना। अब ये नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि अभी तक 2-3 बार कैटेलोनिया जो है वो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में दिए। अगर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है तो बस इतना ध्यान कर लो कि स्पेन में कैटेलोनिया है। क्रीमिया के बारे में अगर देखें तो दिस इज़ अ पेनिसुला लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी। ये ऑफिशियली यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन 2014 में रसिया इसको यूक्रेन से सीज कर लेता है। ठीक है नाउ ये मिंदानाओ, ये जो है ये क्या है? दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन फिलीपींस आफ्टर लुजोन। तो लुजोन, मिंडानाओ ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है, तो ये सही था सी हमारा। ओरोमियो ये क्या है? ये रीजनल स्टेट है यूथियोपिया का। ठीक है, साथ ही साथ ओरोमियो ना पीपल बोल के भी, या मतलब एक हो सकता है कम्युनिटी होगा। सो ओरोमियो पीपल आर नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ यूथोपिया, ईस्टर्न अफ्रीका। ओरोमियो जो है ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ईस्टर्न यूरोप का। तो मिला जुला के आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो बस इतना ध्यान रखना था कि ओरोमियो जो है वो इथियोपिया में है। टफ क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट बार के लिए मतलब अच्छे से हम लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्या है? वही 2018 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है टाउन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़, एंड यहाँ पे कंट्री का नाम दिया हुआ है। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो अलेप्पो ये सीरिया में है, तो हाँ ये सही है। किरकुक यमन, नहीं गलत। मोसूल पैलेस्टाइन, ये भी गलत। ये तो मतलब सबको पता होगा ना मोसूल के बारे में। एंड फोर्थ है मजहर आय शरीफ, दिस इज इन अफगानिस्तान, दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 4। 1 एंड 4 किस में है? बी में है। ठीक है, अच्छा किरकुक एंड मोसूल के बारे में अगर बात करें तो दोनों जो है ये दोनों इराक में आपको है। ठीक है, चलो सो देख लो यहाँ पे किरकुक मोसूल बोथ इन इराक। अब ये पूछा क्यों गया था? ये सारा जो टाउन वगैरह था ना, ये सारा टाउन कहीं ना कहीं ये सारे प्लेसेस जो थे वो वॉर, वायलेंस भी क्यों, टेररिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण न्यूज़ में थे। ठीक है, एंड उसके कारण ये पूछा गया था हमें। अब देखो ये सारा काम हमारा मतलब आसान कर देता है वो PT365। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ के जाएंगे? हम बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी प्लेसेस पूछे हैं, जितने भी कंट्रीज पूछे हैं, जितने भी सीज वगैरह पूछे हैं, इन सब के बारे में पढ़ के जाएंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आपका ये PDF जो होगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा। दूसरा, हम लोग PT365 में जो भी लोकेशन होगा वो सारा कुछ हम लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलो ना क्वेश्चन नंबर 12 देखो आ गया ना, मेडिटेरेनियन सी। सो द मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब सिंपल बात है, हम लोग बस इतना समझ रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि अब आप लोग, ये 2017 का क्वेश्चन है, अब आप लोग वो जो 21 कंट्रीज है वो आप कैसे भी याद कर लिए हो। ठीक है बात। एंड अगर याद नहीं भी होगा तो जनवरी से जो हमारा एक एक सब्जेक्ट लेके स्टार्ट होगा ना लेक्चर, तो वहाँ पे मैं याद करवा ही दूंगा सारा कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट सी है, कौन कौन से कंट्री उसको बॉर्डर कर रहे हैं। लेकिन अगर खुद से याद कर लेते हो तो वेल एंड गुड। नाउ यहाँ पूछ रहा है मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हम बताए थे कि जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये सब दिमाग में रखना है कि नहीं बॉर्डर करता है, क्योंकि बार बार UPSC या स्टेट PCS में यही कंट्री के नाम दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए भी। रेड सी भी है तो वो भी जो है जॉर्डन बॉर्डर उसको नहीं करता है। ठीक है, जॉर्डन जो है वो रेड सी को बॉर्डर नहीं करता है, ध्यान रखना है ये भी। नाउ अब हमको पता है कि जॉर्डन एंड सीरिया नहीं होगा। ठीक है, तो 1 जिसमें है वो नहीं होगा एंड 4 जिसमें है वो नहीं होगा। आंसर 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 होगा, 3 होगा, आंसर बी 2 एंड 3। अगर मान लो कि ठीक है अभी लगे कि हाँ जॉर्डन एंड सीरिया तो नहीं पता है, तो फिर वो 21 के 21 नाम याद रखो। ठीक है, जरूरी नहीं है ना अगले बार भी जॉर्डन एंड सीरिया ही देगा। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जॉर्डन एंड सीरिया ही वो लोग डालते हैं ऑप्शन में। लेकिन सिंपल बात है ना, 50 बार अब पूछ चुका है तो भाई 21 का 21 कंट्री का नाम कोई भी ट्रिक लगा के याद कर लो। ठीक है, यहाँ भी मेंशन्ड है। तो टोटल 21 कंट्री कोस्ट लाइन शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ, जैसे अल्बेनिया, अल्जेरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, सिप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इसराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, टूनिशिया एंड टर्की। दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ध्यान रहेगा बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया।
डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी, 2015 का क्वेश्चन है। फिर से मेडिटेरेनियन सी के बारे में क्वेश्चन पूछा। सिंपल है ना, मतलब अब मतलब इससे ज़्यादा कितने बार पूछेगा, खुद से बताओ। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, सिंपल सा यही पूछ रहा है। नहीं करता है वो, तो नहीं करता है, अभी तक तो हम लोग देख ही चुके ना, जॉर्डन नहीं करता है, ठीक है। एंड बाकी जो 21 है वो जो करता होगा वो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन होगा। सो सीरिया हो गया, लेबनान, इजराइल, ये बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन नहीं करता है। टोटल वो 21 कंट्री ये है, ये मैप हो गया, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अब समझ में आ रहा है बात कि मेडिटेरेनियन इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रट लो। जो मतलब इधर उधर भाग रहा है ना, मतलब मेडिटेरेनियन सी को रट लो अच्छे से, कैस्पियन सी को रट लो, रेड सी को रट लो, ठीक है, यही सारा कुछ है। ब्लैक सी रट लो, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग क्या हो रहा है ना कि ये सब रटने को एक दो बार पढ़ ले रहे हैं एंड एग्जाम में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फिर सोचते हैं कि अच्छा कोई ट्रिक पता चल जाता है, चाहे कुछ ऐसा, ठीक है, बात क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, सो टर्की जो है ये कौन से दो सी के बीच में लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहाँ हो गया टर्की, पूछ रहा था कौन से सी के बीच में, तो इधर ब्लैक सी हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, ठीक है, आंसर हो गया बी। टर्की क्या है? इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक जियोग्राफिक पोजीशन लाइंग पार्टली इन एशिया एंड पार्टली इन यूरोप, ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर आप साउथ से आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आपको इसमें से कौन सा साउथ में मिलेगा, फिर उससे नॉर्थ में, फिर उससे नॉर्थ में, ऐसे करके आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में कौन मिलेगा? जकार्ता, ठीक। जकार्ता के ऊपर मिलेगा सिंगापुर, सिंगापुर के ऊपर बैंकॉक एंड बैंकॉक के ऊपर हैनोई, ठीक है, ठीक है। जकार्ता क्या है? जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। सिंगापुर के बारे में अगर बात करें तो दिस इज अ सिटी स्टेट लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ मलाय पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक। बैंकॉक के बारे में अगर बात करते हैं सो दिस इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड लोकेटेड ऑन अ डेल्टा ऑफ छाओ फ्राया रिवर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, छाओ फ्राया रिवर के डेल्टा पे ये लोकेटेड है बैंकॉक। एंड लास्ट है ये हैनोई। हैनोई कहाँ है? तो हैनोई जो है वो कैपिटल है वियतनाम का। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर विल बी सी, दैट इज 3 4 1 2, 3 4 1 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हैनोई। नाउ देखो यहाँ पे जकार्ता हो गया, ये सिंगापुर हो गया, बैंकॉक हो गया एंड हैनोई हो गया। एंड वही सेम इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंगापुर जो है दिस इज अ एट सदर्न टिप ऑफ मलाय पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। हैनोई वियतनाम का कैपिटल है जो कि सिचुएटेड है नॉर्दर्न वियतनाम में ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रेड रिवर, ठीक। एंड बैंकॉक के बारे में बात करें सो दिस इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ छाओ फ्राया रिवर, ठीक है, ये बैंकॉक हो गया, ठीक, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये 2013 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इधर कुछ जियोग्राफिक फीचर्स दिए हुए हैं, इधर कुछ रीजन दे रहा है, ठीक है। पूछ रहा है पहला एबिसिनियन प्लेटू अरेबिया रीजन में पड़ता है, सो नो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, दिस इज इन इथियोपिया, ठीक है, ये इथियोपिया में पड़ता है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, दिस इज करेक्ट। गोआना हाईलैंड ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका है, नहीं ये तो साउथ अमेरिका में है, सो ये भी गलत हो जाएगा। एंड ये है ओकावांगो बेसिन, ये पैटागोनिया में है, तो नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री मतलब साउथ वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ ये पड़ता है, ठीक है, ओकावांगो बेसिन। अब देखो एग्जाम में आ चुका है ना, तो अब तो मतलब ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ क्या होगा, कहीं ना कहीं एक नया क्वेश्चन आपके सामने प्रिपेयर होके आएगा 2025 या 2026 में। हम बार बार सिर्फ एक ही बात इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो एबिसिनियन प्लेटू ये अरेबिया में नहीं है, सो ये गलत है, दिस इज इन यूथोपिया। हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड्स ओनली ग्रास ईटिंग मंकीज थ्राइव ऑन दिस प्लेटू इन द सेंट्रल इथियोपियन हाईलैंड।
एटलस माउंटेन के बारे में बात करें तो दिस इज इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, दिस इज करेक्ट। गुआना आइलैंड के बारे में बात करें तो दिस इज इन साउथ अमेरिका, नॉट साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओकावांगो बेसिन जो है दिस कवर पोर्शन ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज सच एज अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। एक बार पूछा है ना कॉन्गो बेसिन कौन सा कंट्री उसको कवर कर रहा है, ठीक वैसे ही पूछ सकता है ओकावांगो बेसिन, एंड इसके लिए मैंने यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिख दिए, ठीक है, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, अफ्रीकन रीजन में ये पड़ेगा ओकावांगो बेसिन, ठीक है। नाउ अब देखो एक बात और दिमाग में रखना है कि मैं यहाँ पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मतलब पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, पहला बात। दूसरा कि अगर सिर्फ एटलस माउंटेन के बारे में बात करें ना तो इसी के बारे में तो 10 पेज का नोट्स बन सकता है, लेकिन क्या वो 10 पेज का नोट्स हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? आपको मतलब अभी 10 पेज का नोट्स हम एक जगह दे देंगे तो आपको मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है मेरे पास सारा एटलस माउंटेन के बारे में सारा जानकारी हो गया, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम में याद रहेगा? एकदम नहीं, ठीक है। तो ये भी समझने का मतलब ज़रूरत है कि इसीलिए मतलब हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मतलब हमको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बोल रहा है बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इधर इंडिया हो गया, इधर ईस्ट एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया। पूछ रहा है कि नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है इनमें से किसको मतलब फॉलो करके, ठीक है। तो क्या डीपनिंग द मलाक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इससे क्या नेविगेशन टाइम डिस्टेंस को कम किया जा सकता है? एकदम नहीं। आप डीपनिंग कर रहे हो मलक्का स्ट्रेट को, ठीक है, डीपन करोगे तो आप बड़े शिप को पार करवा सकते हो, उसका टाइम के साथ मतलब क्या वो फर्क पड़ता है? हो सकता है ना जब मतलब आप स्ट्रेट है वो कम मतलब उसका डेप्थ है तो छोटा शिप जाएगा, ज़्यादा डेप्थ है बड़ा शिप जाएगा, उसका टाइम से कोई लेना देना है क्या? डिस्टेंस से कोई लेना देना है? एकदम नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओपनिंग अ न्यू कनाल अक्रॉस क्रा एस्थमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी, दिस इज करेक्ट। एंड ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा था 2011 के आसपास, ये करंट में था एंड इसके लिए इसको मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? B2 ओनली, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे दिस इज क्राइस्थमस, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आप इसको डीपन करते हो जो ऑप्शन में लिखा था तो आप क्या करोगे? जो छोटा शिप जाता था अब बड़ा शिप आप भेज सकते हो, तो बड़ा शिप जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ सकता है, यहाँ वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, छोटा शिप से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा। क्या समय तो उतना ही लगेगा ना, ठीक है, समय उतना ही लगेगा, डिस्टेंस भी तो वही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी ऐसे ही घूम के जाना होगा क्योंकि आप डिपेंड तो यहाँ कर रहे हो स्ट्रेट को, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, कैसे समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे ये प्रपोज्ड है क्रा कनाल, ठीक है, इसको यहाँ बनाने का बात हो रहा था, ठीक है। अगर ये होगा तो ऑब्वियसली आप जो ऐसे ट्रैवल करना पड़ रहा है हमको इधर जाने के लिए, हम सीधा यहाँ से यहाँ जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इससे होगा क्या हमारा डिस्टेंस, हमारा टाइम दोनों जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा, एंड दैट टू ग्रेटली रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। सो इसके लिए आंसर 2B ओनली। एंड वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है कि क्रा इस्थमस कनाल ऑल्सो नोन एज क्रा कनाल, अ proposed canal that would connect the Gulf of Thailand with Andaman Sea across the Kra Isthmus in southern Thailand. It is envisaged that such a canal would improve transportation in the region, similar to Panama Canal and Suez Canal. The canal would provide alternative to transit through Straits of Malacca, है ना, जो यहाँ से जा रहे थे उसका अल्टरनेटिव यहाँ मिल जाएगा। Opening Kra Isthmus Canal will greatly reduce the navigation time and distance between India and East Asia. And Malacca Strait के बारे में क्या है? Malacca Strait is linked to its economic importance rather than time of navigation and distance. The deepening of the strait would certainly help in increasing the volume of business because ships of larger size can pass through it. There is no significance of time and distance and navigation. Also, broadening, not deepening of Malacca Strait between Malaysia and Indonesia
विल रिड्यूस द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस। अगर मान लो इसको डीप नहीं करके अगर इसको ब्रॉड करते हैं तो हो सकता है कि हाँ ये स्ट्रेट को ब्रॉड कर रहे हैं, तब हम लोग हो सकता है यहाँ से जाएं तो कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है डिस्टेंस कम हो गया या टाइम कम हो गया इसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ब्रॉडन करने का बात नहीं कर रहा था, यहाँ डीपन करने का बात कर रहा था, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें कि हम लोग वर्ल्ड मैप के सारे क्वेश्चंस देखे राइट फ्रॉम 2011 से लेके 2024 तक। सो हियर वी कंप्लीटेड आर वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा राइट फ्रॉम 2011 से लेके 2024। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर या ये PYQ सीरीज़ कैसा लग रहा है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।